चित्रकूट की लड़ाई है, ममता मिश्रा को न्याय देने की लड़ाई। अभी मैंने उसके लिए 30 तारीख का ऐलान किया। 30 तारीख को चित्रकूट की सड़कों पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का और अवध प्रांत प्रचारक के रूप में सचिन तिवारी का बड़े पैमाने पर आक्रोश यात्रा देखने को मिलेगी। मैं ब्रजेश पाठक से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, नकली शिरोमणि बताइए, ब्राह्मणों के ठेकेदार बताइए, सवालों का जवाब दीजिए। आप चित्रकूट क्यों नहीं गए? आप कौशाम्बी क्यों नहीं गए? आप सुल्तानपुर के चंदन शर्मा मामले में क्यों नहीं गए? आप इटावा क्यों नहीं गए? ब्राह्मण नेता है, तमाम सवर्ण नेता है, मैं सब नेताओं की बात करता हूँ कि तमाम सवर्ण नेता आज समाज को इस्तेमाल करना जानते हैं, समाज को गुमराह करना जानते हैं, लेकिन वो समाज की मदद नहीं करना चाहते। वो किसी घटना पर मुखर होकर बात नहीं रखना चाहते। वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। 21 साल की जो आयु होती है वो नौजवानों के लिए ऐसा स्टारडम होता है कि जहां से वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं। यानी करियर की शुरुआत कुछ लोग तो सोचते हैं कि चलिए ठीक है, 18 साल की आयु के बाद 21 साल की कॉलेज लाइफ होती है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बहुत ही कम उम्र में और अच्छा नाम कमाने वाले, और अगर बात की है कि लोगों के साथ, यानी लोगों के अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो परेशान है, उनके साथ हमेशा उनको न्याय दिलाने में काम करने वाले सचिन तिवारी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अवध के प्रांत प्रचारक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि अभी हाल ही में कानपुर का एक मामला था जिसमें सचिन तिवारी ने पूरे मामले को इतना लाइमलाइट कर दिया था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं उस वीडियो को ट्वीट किया। और हुआ यह कि जिस पुलिसकर्मी ने अभद्रता की थी उसको सजा भी मिली। हमारे साथ सचिन भाई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सचिन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यूपी टीवी के दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार आप के चैनल को देखते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा लगातार मुहिम चलाई जाती है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। लगातार समाज के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात कहने की कोशिश मेरी हमेशा से रही है, और मैं हमेशा इस बात का ध्यान देता हूं कि समाज के जो मुद्दे हैं, समाज के जो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज समाज के तमाम ठेकेदार नेता जो समाज के वोट बैंक लेना जानते हैं, समाज की ठेकेदारी लेना जानते हैं, लेकिन जब समाज का व्यक्ति परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तो उसकी आवाज़ उठाना नहीं जानते। ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना और ऐसे लोगों को न्याय दिलाना मेरा परम कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य का निर्वहन मैं लगातार कर रहा हूँ। मैंने देखा लगातार, मैंने पत्रकारिता में संघर्ष किया। 2 साल तो ऐसे गुजरे कि पत्रकारिता में मुझे लगा कि मेरी कोई जान पहचान नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से कई मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान करते हैं, और मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ कि समाज के लोग आगे आकर मेरी मदद कर सकते। पहले उपहास हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक नाम बनना होता है तो पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। पत्रकारिता का सफ़र 5 साल का सफ़र मेरा ऐसा ही रहा। 4 साल और 5 साल में मैंने लगातार समाज के लिए संघर्ष किया। तमाम मुकदमे हुए, कई अधिकारियों ने मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में एक मामला आश्चर्यचकित करने वाला हुआ जब एक थानेदार ने ये कहा कि सचिन तिवारी ने उससे रंगदारी वसूली, और एक थानेदार तहरीर देने वाला था, दूसरा थानेदार मुकदमा लिखने वाला था। आप सोचिए, रायबरेली जनपद का नहीं, उत्तर प्रदेश का ये बड़ा मामला रहा, जिस मामले को लेकर मैं हाईकोर्ट गया, और इस मामले पर हाईकोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला किया। और उसी वक्त मुझे लगा कि पत्रकारिता के माध्यम से मैं लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूं, लेकिन मेरा समाज कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा पत्रकारिता करते हुए कि तमाम समाज के नेता जो वोट बैंक की ठेकेदारी लेना जानते हैं, जो ये जानते हैं कि समाज के युवाओं को कैसे बरगलाना है, कैसे उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, वो लोग, आप सोचिए, वो नेता, तमाम नेता, आज तमाम ब्राह्मण नेता हैं, तमाम सवर्ण नेता हैं, मैं सब नेताओं की बात करता हूं कि तमाम सवर्ण नेता आज समाज को इस्तेमाल करना जानते हैं, समाज को गुमराह करना जानते हैं, लेकिन वो समाज की मदद नहीं करना चाहते। वो किसी घटना पर मुखर होकर बात नहीं रखना चाहते। वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब मुझे लगा कि मैं पत्रकारिता से अपने ही समाज को न्याय नहीं दिला पाऊंगा, तो मैंने संगठन का रास्ता चुना, और संगठन के माध्यम से अभी 1 महीने पहले मैंने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद में एज अवध प्रांत प्रचारक मैंने ज्वाइन किया। 12 जनपदों का कार्यभार हुआ मुझे मिला है, और उस नेतृत्व को मैं लगातार निभा रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं सुल्तानपुर की घटना पर गया। सुल्तानपुर, जहां चंदन शर्मा हत्याकांड लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय रहा। एक ब्राह्मण युवक को बेरहमी से मारा जाता है, और उसके बाद तमाम सवर्ण नेताओं के चेहरे पर खामोशी होती। वो समाज के लिए न बोलना जानते हैं, न कुछ करना जानते हैं। वहाँ हफ्तों तक पुलिस ने झूठ बोला, गुमराह किया। सुल्तानपुर जनपद में जब मैं वहाँ पर पहुँचा, स्थितियाँ बेहद बुरी थी। आप सोचिए कि वो ब्राह्मण परिवार अपना जीवन यापन करता था, इतना डरा हुआ था। हम सब ने मिलकर हौसला अफजाई की, साथ ही मैंने आईजी कार्यालय के घेराव की बात कही।
मैंने आईजी कार्यालय के जब घेराव की बात कही, उस वक्त जब अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद वहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। दूसरा मामला जो आप कानपुर की बात कर रहे हैं, कानपुर में 4 महीने पुराना ये मामला है, सत्यम त्रिवेदी का मामला। आप सोचिए 4 महीने पुराने मामले को जहां सब नेता भूल चुके थे, न कोई समाजवादी पार्टी का नेता, न कोई भाजपा का नेता, न आम आदमी पार्टी का नेता, न बसपा का नेता, कोई नेता। आपको बता रहे हैं सवर्ण समाज से लेकर तमाम अन्य समाज के लोगों की मैं बात करता हूं। 4 महीने से जब सत्यम त्रिवेदी जूता खाने के बाद न्याय के लिए दरबदर भटक रहा था, तमाम अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहा था, उस वक्त 4 महीने से कोई उसकी आवाज़ उठाने नहीं आया। लेकिन जब ये मामला राष्ट्रीय सवर्ण परिषद तक पहुँचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे मामले से अवगत कराया, मैंने तत्काल प्रभाव से कानपुर की सड़कों पर उतरने का फैसला किया। और उस वक्त ये लड़ाई बेहद मुश्किल थी, क्योंकि मेरा भी दूसरा ही प्रकरण था। मैं कानपुर की सड़कों पर उतरा, उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक उद्देश्य था कि जिस थानेदार ने, जिस पुलिस वाले गुंडे ने समाज पर जूता चलाया है, समाज के एक व्यक्ति को जूता मारा है, उसने पूरे समाज की, पूरे सवर्ण समाज को नीचा दिखाने का जो काम किया है, अगर इस मामले में न्याय नहीं मिलता है तो मैं उत्तर प्रदेश के नकली ब्राह्मण शिरोमणि ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, जो आज ब्राह्मण समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं और बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, मैंने वहां से ऐलान किया कि मैं ब्रजेश पाठक का घेराव करूंगा। और मैंने साफ तौर पर यह कहा, वहां के पत्रकारों ने भी मुझसे सवाल पूछा कि आपकी उच्च अधिकारियों से क्या बात हुई, क्योंकि ये उच्च अधिकारी इतना झूठ बोल चुके थे, कानपुर की पुलिस इतना झूठ बोल चुकी थी कि उसकी कोई बात पर, उसके आश्वासन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरी बात हुई है और समाज के व्यक्ति को न्याय मिले या ना मिले, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम बड़े पैमाने पर डिप्टी सीएम का घेराव करेंगे और जनपद कानपुर में आंदोलन करेंगे। अभी अखिलेश यादव ने भी आपकी उस वीडियो को पोस्ट किया था, अपनी आईडी से उन्होंने डाला था, शायद उसमें कोई कार्रवाई भी हो गई है? जी, लाइन हाजिर कर दिया गया है थानेदार को, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी धन्यवाद प्रेषित किया, और मैं भी अखिलेश यादव जी का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। आप ऐसी पोस्ट देखते हैं तो मन विचलित नहीं होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुकदमे लिखने की शुरुआत मेरे ऊपर हुई, मैं भले ही मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन एक परिवार, एक शख्स की सबसे बड़ी ताकत, और मेरा परिवार से आंसू आ गए। चलिए सचिन, मैं समझ रहा हूँ, कितने मुकदमे अब तक लिख गए आपके ऊपर? देखिए, सचिन अपने परिवार की बात करते हुए भावुक हो गए। वाकई में एक ऐसी शुरुआत होती है कि जहाँ से लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सपना देखते हैं बनने के लिए। सचिन, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, एक शख्स की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। मैंने कहा कि एक परिवार, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और आप जानते हैं कि लंगड़े घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता, लेकिन मेरे परिवार ने कभी मुझे पीछे हटना नहीं सिखाया। चाहूँगा कि जब जिस लड़ाई में मुझे लगा कि मैं अब यहाँ पर हार जाऊँगा, उस वक्त मेरा समर्थन करने वाले मेरे बड़े भाई थे, देव तिवारी, जो लगातार परछाई बनकर मेरे साथ रहते हैं, और उन्होंने लगातार मुझे ताकत दी। लंगड़े घोड़े पर आप जानते हैं कोई दांव नहीं लगाना चाहता है। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि जब घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है, लेकिन मेरे घर परिवार ने मेरे ऊपर दांव लगाया, मुझे सहारा दिया, मुझे हिम्मत दी। आप सोचिए कि जब एक मुकदमा लिखा गया, एक मुकदमे पर मुझे मेरी जिला बदर किया गया, मुझे रायबरेली जनपद के कप्तान ने मुझे जिला बदर करवा दिया, उसके बाद भी मेरा परिवार मेरे साथ रहा, मेरे परिवार ने मुझे ताकत दी। और इसीलिए जब जिस शख्स के साथ उसका परिवार खड़ा हो तो वो शख्स किसी से डरता नहीं है। उस वक्त राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अवध प्रांत प्रचारक सचिन तिवारी का ऐलान है कि सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उनकी राह में मैं खड़ा हो जाऊंगा, और उस वक्त मैं उनसे पूछूंगा कि जो आज तुम समाज की वोट बैंक की ठेकेदारी लेने के लिए आ गए हो, तुमने समाज के लिए क्या किया? जो जितने भी सवर्ण नेता हैं, जितने भी सवर्ण नेता हैं जो समाज का इस्तेमाल करना जानते हैं, समाज के साथ खड़े होना नहीं जानते हैं, समाज के युवाओं को जेल भिजवाना जानते हैं, वो धरना करवाना जानते हैं, और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो अपने ही समाज के लोगों को ढकेल कर, उनके भविष्य को बर्बाद करके, उनके घर को बर्बाद करके आज आराम से एसी कमरे में बैठ रहे हैं, मैं ऐसे तमाम नेताओं का विरोध करता हूँ। और साथ ही साथ मैं उन सब नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जो सवर्ण का विरोधी है वो मेरा विरोधी, और जो सवर्णों के सम्मान की बात नहीं करेगा वो मैं उसका खुलकर विरोध करूंगा, सड़कों पर उतरकर विरोध करूंगा, और आजीवन उसका विरोध होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाज की समर्थन की आवाज़ उठाई है, समाज के समर्थन में पोस्ट किया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज की ऐसी तमाम लड़ाइयाँ हैं जो अभी आगे लड़ी जानी है। आपने चित्रकूट देखा, चित्रकूट में ममता मिश्रा के साथ क्या हुआ?
आज बीजेपी मंडल अध्यक्ष की देन है जो ममता मिश्रा इस दुनिया में नहीं है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण गुनाह, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अनाथ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है। सवर्णों को लगातार सवर्ण होने की सज़ा मिलती है। आपने कई मामले देखे होंगे, आप लगातार अन्य जनपदों में जाते रहते हैं, आपने प्रदेश स्तर पर लोगों की आवाज़ उठाई है। आपने देखा होगा जब दलित परिवारों के साथ घटनाएं होती हैं तो तमाम नेताओं का जमावड़ा, भाजपा, सपा, बसपा के तमाम नेता जाते हैं और ऐलान कर देते हैं 50 लाख परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जब वही सवर्णों के साथ होता है, जब घटनाएं ब्राह्मण परिवार के साथ होती हैं, जब घटनाएं क्षत्रिय परिवार के साथ होती हैं, जब घटनाएं श्रीवास्तव परिवार के साथ होती है तो कितना मुआवजा सरकार दे देती है। तब भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार और इसी सरकार के नेता झांकने तक नहीं जाते हैं। मैं टीआरपी लूटने वाले, अभी आपने देखा होगा कि शुभांशु शुक्ला का सम्मान किया गया, पूरी भाजपा की सेना एक साथ होकर गई और उसने फूल मालाओं से स्वागत किया। आज फूल मालाओं से स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष पर झंडा लहरा दिया। ब्राह्मण समाज के एक शख्स ने बड़ा काम किया तो टीआरपी लूटने सब पहुंच गए। ये चित्रकूट क्यों नहीं गए? मैं ब्रजेश पाठक से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, नकली शिरोमणि बताइए, ब्राह्मणों के ठेकेदार बताइए, सवालों का जवाब दीजिए, आप चित्रकूट क्यों नहीं गए? आप कौशाम्बी क्यों नहीं गए? आप सुल्तानपुर के चंदन शर्मा मामले में क्यों नहीं गए? आप इटावा क्यों नहीं गए? आप बताइए, अगर आप ब्राह्मणों के हितैषी और ब्राह्मणों के ठेकेदार बनकर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे तो आप उन सब जगह पर क्यों नहीं गए जहां पर ब्राह्मण समाज को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तो देखिए, ब्राह्मणों के ठेकेदार बने जो नेता बैठे हैं, उन नेताओं को मेरा पहला और सबसे बड़ा अल्टीमेटम है कि वो मिशन 2027 के सपने ना देखें, भूल जाएं, क्योंकि उनके सपने साकार नहीं होंगे अगर मेरे समाज का अपमान होगा तो। सवाल ये सचिन कि 1 महीने हुए आपको लगभग इस संगठन से जुड़े हुए, आपने 2 बड़े मुद्दों को जो है सॉर्ट आउट किया, उसमें आपको जीत मिली। आप कुछ करते भी नहीं हैं, फैमिली मिडिल क्लास है, खर्चा कैसे चलाते हैं? फिर आप अपना जाते इतनी दूर कैसे जाते हैं फिर? देखिए, कहते हैं ना कि मैं बाबा श्याम का भक्त हूँ और कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो रास्ते कैसे बनते हैं मुझे खुद नहीं पता है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जब भी मैंने ठाना है, ईश्वर आगे आकर मेरा समर्थन करता है। और आज सचिन तिवारी जो कुछ भी हैं, ये सिर्फ ईश्वर की देन है। मैं इस दुनिया में मानता हूँ तो सिर्फ अपने परिवार को और ईश्वर को। कोई कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़ी कुर्सियों को हिलाना मैं जानता हूँ, सड़कों पर उतरना मैं जानता हूँ, ज़मीन पर बैठना मैं जानता हूँ। और जो ज़मीन पर बैठना सीख जाता है, जो समाज के लिए लड़ना भिड़ना और समाज के अत्याचार की लड़ाई लड़ना सीख जाता है, वो उसके लिए कोई बड़ा नहीं। तो ईश्वर कैसे मेरे रास्ते खोलते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। अभी चित्रकूट की लड़ाई है, ममता मिश्रा को न्याय देने की लड़ाई। अभी मैंने उसके लिए 30 तारीख का ऐलान किया। 30 तारीख को चित्रकूट की सड़कों पर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद का और अवध प्रांत प्रचारक के रूप में सचिन तिवारी का बड़े पैमाने पर आक्रोश यात्रा देखने को मिलेगी। और मैं वहाँ भी इस बात का ऐलान करके आऊँगा कि जब भी सवर्णों के सम्मान की बात की जाएगी तब मैं उसका साथी हूँ, और अगर सवर्णों का अपमान होगा तो ज़मीन पर बैठकर उसका विरोध होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सचिन तिवारी थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने उस दौर को याद कर आंखों से आंसू भी थे, भावुकता भी थी, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि जिस उम्र में लोग मौज मस्ती करते उस उम्र में इन्होंने एक समाज की एक ऐसी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया है, लोगों को न्याय दिलाना, जो आज के समाज में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। सबसे पहले कि लोगों के बीच में जाना, उनको न्याय दिलाना, लेकिन एक बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा नाम और बहुत अच्छा मुकाम हासिल सचिन तिवारी ने किया। और कहीं ना कहीं जिस संगठन से इन्होंने ये जुड़े हैं, इस संगठन के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी गर्व होगा कि एक ऐसा लड़का, नौजवान, जिसने अपने सिस्टम के दम पर प्रशासन को हिला दिया। और कानपुर का बहुत बड़ा प्रकरण था जिसमें आप देखिए कि थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया और चर्चित मामला था। सोचिए, 4 महीने पुराने मामले को चर्चित कर उस मामले में उस पीड़ित को न्याय दिलाना, ये काम सचिन तिवारी ही कर सकते थे।